जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का जो मैथ का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में भी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं वास्तविक संख्या को। ठीक है, देखिए हम लोग का जो टॉपिक है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। देखिए अगर इसका परिभाषा बोला जाए कि वास्तविक संख्या होता क्या है, तो देखिए वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। तो ये परिभाषा से क्लियर नहीं हो सकता है कि नहीं? तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि होता क्या है। देखिए वास्तविक संख्या जो होती है ये दो प्रकार की संख्या होती है। कितने प्रकार की संख्या होती है? दो प्रकार की। एक होता है जिसका नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और एक होता है जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। क्या नाम है? अपरिमेय संख्या। अब समझिएगा यहाँ पे परिमेय संख्या जो होता है इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, इसके बारे में समझिएगा। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये समझिए। हम लोग का टॉपिक क्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर कहते हैं। अब ये परिमेय संख्या होता क्या है? देखिए परिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। यानी वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ शर्त है, समझिएगा। यहाँ पे परिभाषा क्या हो गया? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या किया जा सके? लिखा जा सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शर्त क्या है? P/Q के रूप में लिखने का शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये जो P है और ये जो Q है, ये जो P है और ये जो Q है, ये दोनों होना चाहिए पूर्णांक। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P और Q ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ बट्टा में, यानी Q कहाँ है? Q जो है ये Q बट्टा में है ना, तो बट्टा में जीरो ना होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन बट्टा में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे समझने का कोशिश कीजिएगा। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल समझिएगा। यहाँ जैसे हमने लिख दिया 5/3। ठीक है, हमने लिख दिया 5/3। तो देखिए ये जो 5 है ये आपका हो गया P, और ये जो 3 है ये आपका हो गया Q। तो बताइए P/Q रूप हो गया। अच्छा, ये जो 5 है ये जो 3 है ये दोनों पूर्णांक के फैमिली का है। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर में कौन सा आता है? समझिएगा यहाँ पे इंटीजर। पूर्णांक में ठीक है, पूर्णांक में कौन आता है? पूर्णांक में निगेटिव भी आता है। निगेटिव कहने का मतलब जैसे हमने ले लिया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीका से चलते रहिए। ये होता है आपका पूर्णांक। तो पूर्णांक में निगेटिव नंबर भी आता है, पूर्णांक में जीरो भी आता है, और पूर्णांक में धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब प्लस वाला नंबर, ये जो धनात्मक है ये प्लस वाला है, ये आपका जीरो है,
और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाला संख्या। तो माइनस वाला भी आता है, जीरो भी आता है और धनात्मक भी आता है, यानी प्लस वाला भी आता है। इसी को बोलता है पूर्णांक। तो बताइए 5 पूर्णांक में है कि ना है? 5 है पूर्णांक में। उसके बाद 3 भी पूर्णांक में है। तो बताइए यहाँ पे P और Q जो है, P और Q जो है, ये आपका पूर्णांक में है कि नहीं है? उसके बाद बट्टा में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। क्या बट्टा में जीरो है? नहीं है। इसका मतलब ये आपका परिमेय संख्या है। जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया -9/13, -9/13। तो आप खुद बताइए -9/13 ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, यानी P की जगह पे -9, Q की जगह पे 13। तो बताइए क्या बोलता है? बोलता है P और Q पूर्णांक होना चाहिए। बताइए -9 जो है ये कहीं ना कहीं इससे पीछे जाएंगे, यानी -4 से पीछे। तो -5, -6, -7, -8, -9 इसमें आएगा। और बात कीजिएगा 13 की, तो 5 के आगे जाइएगा तो 10 के बाद क्या आएगा? 11, 12, 13। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये पूर्णांक है। अच्छा, बट्टा में क्या नहीं होना चाहिए? बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए। क्या बट्टा में जीरो है? ना सर, बट्टा में जीरो तो ना है, बट्टा में 13 है। तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद जैसे और एग्जांपल दे, जैसे हमने लिख दिया 22/7, 22/7। बताइए 22 भी एक प्रकार का पूर्णांक है। उसके बाद 20 के बाद जाइएगा 20, 21, 22, तो 22 भी एक पूर्णांक है। और 5 के बाद 6, 7 ये भी पूर्णांक है। क्या बट्टा में जीरो है? जब बट्टा में जीरो ना है इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब मसला यहाँ पे ये उठ जाता है कि कभी कभी क्या होता है, रूट के अंदर दे देता है और पता लगाना पड़ता है कि क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर रूट में ले लेते, जैसे रूट अंडर हमने ले लिया 64 और बट्टा हमने ले लिया 49। क्या ये परिमेय संख्या है रूट के अंदर? ठीक है। तो बताइए ये कैसा रूट है? तो बताइएगा, समझिएगा। यहाँ पे कुछ ना होता है तो 2 होता है, यानी ये स्क्वायर रूट है। ये कैसा रूट है? स्क्वायर रूट। और हम लोग जानते हैं कि 64 जो है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। और 49 जो है ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो रूट के अंदर र है, रूट के अंदर र है, लेकिन अगर बाहर निकल गया, जैसे 64 का बाहर निकालेंगे 8 आएगा और 49 का बाहर निकालेंगे 7 आएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये 8/7, कहने का मतलब P/Q। और 8 भी एक पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है, और बट्टा में जीरो भी ना है। बट्टा में कितना है? 7 है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी एक प्रकार का परिमेय संख्या है कि नहीं? जैसे कभी कभी बोल देता है, कभी कभी आपको जैसे इस तरीका का सवाल पूछ लेगा कि बताइए 3√2 अब बट्टा में √2। अब एक बात बताइए, क्या ये परिमेय संख्या है? तो अगर हम लोग देखें तो बताइए √2 से √2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 3 बचेगा, 3। अब बट्टा में कुछ ना तो 1, बट्टा में कुछ ना तो 1। अब बताइए ये P/Q रूप हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। तो ऊपर में P का काम कर रहा है 3 और Q का काम कर रहा है 1। 3 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है कि नहीं? क्या बट्टा में जीरो है? ना सर, बट्टा में जीरो तो ना है। बट्टा में कितना है? बट्टा में 1 है। इसका मतलब 3√2 बट्टा √2 ये भी किस प्रकार की संख्या है? ये भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। जैसे हमने बोला मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 1/9, 1/9। और जब यहाँ पे कुछ ना है तो 2 है, यानी स्क्वायर रूट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल की बात हो रही है। ठीक है। तो बताइए क्या ये बाहर निकलेगा? अगर रूट के अंदर रहे और बाहर निकल जाए तो वो परिमेय संख्या है। अगर रूट के अंदर रहे बाहर ना निकले तो वो फिर अपरिमेय संख्या में चला जाता है। ठीक है। तो बताइए एक किसी का स्क्वायर है, एक किसी का स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर है। कहने का मतलब कि एक का अगर बाहर निकालेंगे तो एक ही निकलेगा। और 9 किसका स्क्वायर है?
9 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 9 का जो बाहर निकालेंगे वो 3 निकलेगा, यानी कितना हो गया 1/3 हो गया। कितना हो गया 1/3 हो गया। तो रूट के बाहर निकल गया ना, तो रूट के बाहर निकल जाए तो परिमेय संख्या, समझे कि नहीं। रूट के अंदर रहे चाहे जैसे निकालना है निकाल जाए तो वो परिमेय संख्या होता है। कैसी संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब आपके एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, आपको पूछेगा जीरो के बारे में। किसके बारे में, जीरो के बारे में, कि जीरो किस प्रकार की संख्या है। तो समझिएगा इधर परिमेय है कि अपरिमेय है, तो समझना इधर। जैसे अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो, अच्छा बट्टा में कुछ ना है तो एक है, तो बोलिएगा सर जीरो बट्टा में कुछ ना है तो एक है, इसका मतलब सर इसको तो हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख दिए। हाँ सर पी बट्टा क्यू के रूप में तो ये लिखा गया सर, देखिए लिखा गया पी बट्टा क्यू के रूप में। अब परिमेय संख्या क्या बोलता है कि पी और क्यू ये दोनों पूर्णांक के फैमिली का होना चाहिए, यानी किसके खानदान का होना चाहिए, पूर्णांक के खानदान का होना चाहिए। तो बताइए क्या जीरो पूर्णांक के खानदान का है, हाँ है सर, जीरो जो है ये पूर्णांक के खानदान का है, और एक जो है ये भी पूर्णांक के खानदान का है, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि क्यों जीरो के बराबर ना होना चाहिए, कहने का मतलब कि बट्टा में जीरो ना होना चाहिए। क्या बट्टा में जीरो है, ना सर बट्टा में जीरो ना है, बट्टा में एक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख दिए, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो जीरो के बारे में एक बात याद रखिएगा कि जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो कैसी संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो एक कैसी संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जीरो एक कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अगर हम पूर्णांक की बात करें, ये जो हमारा पूर्णांक है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीका से जो पूर्णांक लिखा हुआ है कि नहीं, इस तरीका से जो पूर्णांक लिखा हुआ है, ठीक है। क्या इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, सब के बट्टा में कुछ ना तो एक, जब बट्टा में कुछ ना होता है तो एक होता है, तो सब के बट्टा में एक डाल दीजिए, इसके बट्टा में भी 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 एक, इसके बट्टा में भी एक, इसके बट्टा में भी एक। अब बताइए ये पी बट्टा क्यू का रूप हुआ कि नहीं, ये पी बट्टा क्यू का रूप हुआ कि नहीं, ये पी बट्टा क्यू के रूप हुआ कि नहीं, ये पी बट्टा क्यू का रूप हुआ कि नहीं, ये पी बट्टा क्यू का रूप हुआ कि नहीं हुआ। तो सारा पी बट्टा क्यू का रूप हो गया। और देखिए सारा जो है, जैसे इसमें अगर एग्जांपल लीजिएगा -4 बट्टा में 1, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। क्या बट्टा में जीरो है, तो देखिए बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी के बट्टा में जीरो नहीं, सबके बट्टा में एक 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 है। इसका मतलब जितना भी पूर्णांक संख्या होता है उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो दूसरा नोट नंबर 2, यानी दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या को, सभी पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है कि अगर हम 2 परिमेय संख्या को ले लें, ठीक है, और उसका योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़, और एक होता है अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, एक होता है गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुना करके फल निकालना, यानी गुणनफल गुना करना, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए आप 2 परिमेय संख्या ले लो, या 2 परिमेय संख्या का योगफल ले लो, या अंतर ले लो, या गुणनफल ले लो, कुछ भी ले लो, वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही देगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 3/2, ये एक परिमेय संख्या है 3/2, और एक परिमेय संख्या ले लिया हमने 5/2, ठीक है। अब इन दोनों को हमने जोड़ा, क्या किया, जोड़ा। तो जब जोड़ेंगे तो बताइए ये भिन्न का जोड़ है,
तो पहले एलसीएम निकालेंगे, तो दू का तो एलसीएम दुए आएगा। तो जब दोनों का हर समान हो तो एलसीएम वही आता है कि नहीं। और जब एलसीएम वही आता है तो ऊपर वाला को छेड़छाड़ ना करे। तो ऊपर में 3 है तो 3, और प्लस तो प्लस, 5 तो 5, और 3 में 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे 8, और बट्टा में 2, और 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 कान के पारा में 2 आएगा 1 बार में, और 8 आएगा 4 बार में, यानी हो गया 4/1 हो गया। और 4/1 पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा गया। बट्टा में 0 भी नहीं है, यानी बट्टा में 1 है, यानी ये आपका परमेय संख्या है। तो 2 गो परमेय संख्या को आप जोड़िए, या 2 गो परमेय संख्या को घटाइए, या 2 गो परमेय संख्या को गुना कीजिए, यह हमेशा आपको परमेय संख्या ही देगा। तो याद रखना अगला पॉइंट ये है कि दो परिमेय संख्या का योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब क्या होता है, योग मतलब होता है जोड़। अंतर मतलब होता है घटाव। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। और एक होता है गुणनफल का मतलब होता है गुना। गुणनफल का मतलब होता है गुना। ये आपको हमेशा कैसी संख्या देगा, ये आपको हमेशा परिमेय संख्या ही देगा। कैसी संख्या देगा, परिमेय संख्या ही देगा। कैसी संख्या देगा, परिमेय संख्या। ये बात याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। नंबर पॉइंट क्या है कि दो परिमेय संख्या के बीच, दो गो परिमेय संख्या कोई दे देगा और उसके बीच दो परिमेय संख्या के बीच ठीक है, हम कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनंत। कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनंत। अनंत का मतलब होता है अनगिनत ठीक है, या अनेक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनेक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत बोल ले, या अनगिनत बोल ले, या अनेक बोल ले, इतना परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको सीख लिया किसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है ना। हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या हमारा क्या है, अगला टॉपिक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होता है, वह वास्तविक संख्या जिसे P बट्टा क्यू इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि P बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम P बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ, जैसे हमने बोल दिया √2। अब बताइए क्या इसको P बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर आप तो बोलते हैं कि P बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगर इसके हम बट्टा में 1 डाल दे तो ये तो P बट्टा क्यू के रूप में लिखा गया। P का मान हुआ √2 और Q का मान हुआ 1। लेकिन आप हमको ये बताइए कि P और Q पूर्णांक है क्या, √2 पूर्णांक के खानदान का है। √2 जो है वो पूर्णांक के खानदान का नहीं है। रूट वाला जो होता है वो पूर्णांक में नहीं आता है, इसीलिए ये बोला जाता है कि इसको P बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जितना भी रूट वाला है, रूट के अंदर रहे बाहर ना निकले, वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2, क्या ये बाहर निकलेगा, तो बोलेगा ना सर ये तो बाहर ना निकलेगा, क्या कि 2 किसी का स्क्वायर होता है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। जैसे अगला, जैसे हमने ले लिया √3, क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है, मतलब 3 बाहर निकलेगा, ना निकलेगा। जैसे √5 ठीक है, √5 ये बाहर निकलेगा, ना निकलेगा। जैसे √6, क्या 6 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या। इसी तरीका से आप √7 ले सकते हैं, क्या 7 किसी का स्क्वायर है, यानी 7 बाहर निकल सकता है, 7 बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए अपरिमेय संख्या होता है।
ठीक है ना। ये सब कैसी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इसी तरीका से √8 देख सकते हैं कि √8 जो है 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब समझिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है, गौर से समझना। पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है, आप एक चीज सुने होंगे, मतलब एक संकेत सिंबल के बारे में सुने होंगे, इसका नाम है पाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ये ढौआ वाला पाई नहीं है, ठीक है। ये जो है, ये पाई जो है, ये इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। और पाई का जो मान होता है ये 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पाई को अपरिमेय संख्या कहा। क्या बोला, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम एक परिमेय संख्या ले लें, एक परिमेय संख्या ले लें, जैसे कोई एक परिमेय संख्या ले लें, ठीक है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अभी हम एग्जांपल्स आपको समझा रहे हैं। एक परिमेय संख्या ले लिया और एक कैसी संख्या ले लिया, अपरिमेय संख्या ले लिया। कितना संख्या लिया, 2। एक लिया परिमेय, एक लिया परिमेय संख्या और एक लिया अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल तौर पे समझिएगा। जैसे परिमेय में हमने ले लिया, मान लीजिए 2। 2 कैसी संख्या है, सर परिमेय संख्या है। कैसे, बट्टा में कुछ ना है, 1 डाल दीजिए, पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। जैसे ये 2 है, बट्टा में कुछ ना है, 1 डाल दीजिए, पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा गया। 2 भी पूर्णांक के खानदान का है, 1 भी पूर्णांक के खानदान का है। क्या बट्टा में 0 है, ना सर बट्टा में 0 ना है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 2 एक परिमेय संख्या है। और अगर हम √3 की बात करें तो √3 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों का हम अगर योग निकाल लें, क्या निकाल ले, योग, योग निकाल ले, योग या अंतर, या अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है घटाव। योग मतलब होता है जोड़ और अंतर मतलब होता है घटाव। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, जोड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा, 2 + √3। अगर ठीक उसी तरीका से जैसे ये हमने परिमेय संख्या लिया था 2, है कि नहीं, और √3 लिया था अपरिमेय संख्या, और इसको हम घटा दे तो संख्या क्या बन जाएगा, 2 - √3, है कि नहीं। तो देखो 2 + √3 और 2 - √3, एक बना 2 + √3। तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये जो बना 2 - √3, ये भी एक प्रकार का कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का, चाहे पूछ ले योग, योग मतलब जोड़, या पूछ ले अंतर, अंतर मतलब घटाव, ये जो होता है ये हमेशा, क्या, हमेशा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। कैसी संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए है। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, योग मतलब जोड़ और अंतर मतलब घटाव, ये हमेशा हमेशा एक कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। ठीक उसी तरीका से अगर हम एक परिमेय संख्या ले और एक अपरिमेय संख्या ले और उसका गुना और उसका भाग, यानी उसको गुना कर दे या भाग कर दे, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन बात याद रखिएगा, परिमेय संख्या में 0 को छोड़कर, परिमेय संख्या में 0 को छोड़कर, यानी कहने का क्या मतलब है। अगला तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि आप ले लीजिए एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। और इन दोनों का आप निकालिए गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना, ठीक है, गुणनफल मतलब गुना तथा भागफल। भागफल मतलब क्या होता है, भाग दीजिए, है कि नहीं, भागफल, ठीक है। गुणनफल मतलब गुना और यहाँ पे भागफल मतलब यहाँ पे भाग दीजिए, क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो ये जो आएगा ये हमेशा मतलब हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, लेकिन यहाँ पे शर्त ये रहेगा कि जीरो को छोड़कर, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर। अब बोलिएगा सर जीरो को छोड़कर क्यों, यहाँ पे याद रखना जीरो को छोड़कर, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर एक परमेय संख्या लिया, जैसे परमेय संख्या एग्जाम्पल तौर पर, इसका एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं। देखिए जैसे एक परमेय संख्या लिया 2 और एक अपरमेय संख्या लिया √3। अब इन दोनों का गुना कीजिए, तो बताइए ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। जब गुना करेंगे तो ये रूट के बाहर वाला है, ये रूट के अंदर वाला है, तो गुना में क्या होता है, दोनों को सटा के लिख दीजिए, 2√3 हो जाता है, 2√3। तो 2√3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरीका से अगर एक परमेय संख्या ले लिया 2 और एक अपरमेय संख्या ले लिया √5, ठीक है, इन दोनों का अगर गुना किया तो ये कितना होगा, 2√5। ये जो 2√5 है ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब समझिएगा एक परमेय संख्या ले लिया 5 और एक अपरमेय संख्या ले लिया √3 और इन दोनों को भाग लगाया, भाग मतलब बट्टा, तो कितना बन जाएगा, 5/√3। ये 5/√3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। सर यहाँ पे जीरो को छोड़कर क्या लिखे हैं, जीरो को छोड़कर ये लिखे हैं कि अगर तुम जीरो ले लिए, क्या कि जीरो एक परमेय संख्या है, और यहाँ पे तुम अपरमेय में √5 ले लिए और इन दोनों का गुना कर दिए, तो आपको पता है 0 गुने समथिंग, ये √5 है, यानी 0 गुने √5। जीरो को किसी भी संख्या से गुना करने पर जीरो ही आता है, इसका मतलब जीरो को अगर √5 से गुना करेंगे जीरो आ जाएगा, और जीरो जो है ये परमेय संख्या है, तो मसला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हमने ये नियम यहाँ पे इसलिए लिखा है, जीरो को छोड़कर। अगर जीरो परमेय संख्या है और √5 अपरमेय संख्या है, दोनों का गुना निकालेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो एक परमेय संख्या है, तब वहां पे ये नियम फेल हो जाएगा। इसलिए हमने ये नियम के लिए लिखा है जीरो को छोड़कर। आप भले ही एक परमेय संख्या लीजिए, एक अपरमेय संख्या लीजिए, दोनों का गुना निकालिए या दोनों का भाग निकालिए, वो आपको अपरमेय संख्या आएगा, लेकिन कैसा कंडीशन में, जीरो को छोड़कर। अगर जीरो को ले लीजिएगा तो वो हमेशा अपरमेय संख्या नहीं आएगा, फिर वो परमेय संख्या आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये था आपका अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या वाला टॉपिक। अच्छा आप एक बात ये बताइए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो आप पहले ये बताइए वास्तविक संख्या को कै गो सपुत्र है, सपुत्र मतलब बेटा, कै गो बेटा है। तो बोलेगा सर वास्तविक संख्या को 2 बेटा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो बाप का जो भी जायदाद होगा वो परमेय संख्या में ही बटेगा और अपरमेय संख्या में ही बटेगा। तो क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो सकता है, तो सर ऐसा तो ना होता है कि बाप का पूरा जायदाद एक पुत्र को लिखा दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है, और सभी वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या भी नहीं होता है। सभी वास्तविक संख्या जो होता है ये परमेय भी होता है और अपरमेय भी होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि सब वास्तविक संख्या परमेय भी होता है और अपरमेय भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। अब उल्टा एक सवाल क्या है कि सब परमेय संख्या, सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो जाहिर सी बात है सब परमेय जो आया है वो कहां से आया है, वास्तविक से आया है, तो सब परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सब अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या कि देखिए ये दोनों सपुत्र है, ये दोनों पुत्र है कि नहीं,
तो बेटा जितना भी कमाएगा पूरे पर बाप का अधिकार है। बेटा जितना भी कमाएगा पूरे पर किसका अधिकार है? बाप का अधिकार है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 100 परमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होता है। 100 अपरमेय संख्या जो है ये वास्तविक संख्या होता है। ठीक है।